गुड हेलो आफ्टरनून नेहा जी। गुड यस सर। आफ्टरनून मैम। अबाउट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। हमारे साथ हैं अमित सर, आपका इंटरव्यू लेंगे। यस सर, ओके आप मैम। प्रोसीड कीजिए। सॉरी सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आप सर। बताइए, व्हाट आर द चैलेंजेस इन टैकलिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया? एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में? सर चैलेंजेस जो एयर पोल्यूशन फेस कर रहे हैं हमारे इंडिया में, सबसे पहला है एग्रीकल्चर, स्टबल बर्निंग का कॉज। सेकंड, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन द व्हीकल एमिशन इज ग्रोइंग। एंड द थर्ड वन इज द प्रोडक्शन अर्बनाइजेशन दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ हाउसेज which cause cement and dust. Another one is rapid use of chlorofluorocarbon due to air conditions, which increase global temperature, as well as greenhouse gases that leads to particulate matter, nitrogen oxide, and sulfur dioxide. These are the cases which are mostly anthropogenic, but we as a responsible country taking some steps also for controlling this. क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? Sir, first of all, graded response action plan, Euro 6 norm, and the latest one that whole Indian government is pushes for EV, electric vehicle switches. क्या आपको ये नहीं लगता कि वीक अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो लो एमिशन टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, इसके कारण Sorry, पोल्यूशन हो रहा है? sir, I जैसे can't आप able to hear. जैसे Sorry. लो अडॉप्शन ऑफ द एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये भी एक रीजन हो सकता है? Sir, yes, it can be a reason. अच्छा, आपने बोला ईवी। Yes, sir. डू यू सपोर्ट ईवी इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने में काम आएगा? Yes, sir, it कैसे definitely. कैसे? सर, सबसे पहले तो ये फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, क्योंकि कोल और जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये उसके लिए भी उसकी वजह से हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारे नेचुरल एथेनॉल बेस्ड हमारे फ्यूल है उससे बनेगा, तो ये डेफिनेटली हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम कर रहा है। और सर, अभी मुझे यही एक पॉइंट याद आ रहा है, मैं बाकी और अच्छे से कवर कर लूंगी इसको। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ईवी? सर, पहला जो है ड्रॉबैक कि हमारी जो ईवी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कम है। हमारा मोस्टली ईवी के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, प्लस रेंज एंजाइटी लोगों में अभी भी है। लोगों को मतलब पूरी तरीके से वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है कि वो अच्छे रेंज इससे कवर कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है अगर हमारे पास हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग, वो अभी उतना कैपेसिटी नहीं है कि अगर लोग इसको लेके ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे निकले, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसको हमें बढ़ाना पड़ेगा थ्रू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर चार्जिंग स्टेशंस। आपको ये लगता है कि ईवी का इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई हजार्ड नहीं है आपके हिसाब से? सर, है इन्वायरमेंटल हजार्ड ईवी का एक फूड और फ्यूल सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि हम इसको एथेनॉल बेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फूड डिग्रेड हो रहा है, उसकी वजह से वाटर कंजम्पशन भी इसमें बढ़ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जनरेट कर रहा है ये ईवी। इथेनॉल बेस्ड कैसे? आपने बोला इसको कैसे ग्राइंड करेंगे? इथेनॉल बेस्ड कैसे होता है? सॉरी सर। आपने बोला इथेनॉल बेस्ड है, सॉरी ईवी में इथेनॉल का कैसे यूज करते हैं? सर, मैं कुछ और था, वो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा इसके लिए। कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि ऐसा भी कोई नया चीज अगर आई तो मुझे पता चल जाए। नो सॉरी सर, मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में बताइए। सर, यूएस ने अभी कुछ टाइम पहले इंडिया पे 50% जो भी इंडिया के इंपोर्ट है उस पर टैरिफ लगाने के लिए क्राइसिस हो गया था उसकी वजह से। लेकिन अभी रिसेंट में यूएस ने उस टैरिफ को कम कर दिया, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप भी लिया जा रहा है कि इंडिया के साथ यूएस के साथ हमारे कुछ नए एग्रीमेंट्स भी साइन होंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी को अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑपरेशन स्पीयर हार्ट का नाम सुना आपने? सर, ऑपरेशन स्पीयर, नो सर, आई हैव टू चेक आउट दिस। इंडियन
स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बताइए। सर कैन यू रिपीट, वॉइस थोड़ा सा ग्लिच इंडियन कर रहा है। इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन। इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सर, इंडिया जो है अभी स्पेस में काफी चीजों में अलग अलग तरीके से, जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और रीयूजेबल व्हीकल पे उसने स्टार्ट किया है ताकि स्पेस डेब्रिस कम हो। और इंडिया अब आगे आने वाले टाइम में अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री अंतरिक्ष स्टेशन भी लॉन्च करने की बात कर रहा है, और ह्यूमंस को भी गगनयान मिशन के थ्रू ह्यूमंस को ऑन स्पेस भेजने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके से इंडियन स्पेस जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? सर ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एक तो मिनरल बेसिस पे है, वहां पे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, प्लस वो सॉरी कहीं ना कहीं उसका जो जोग्राफिकल है वाटर और रिसोर्स भी है एक तरीके से ग्लेशियर्स की वजह से। और दूसरा वो आर्कटिक के पास जो ट्रेड रूट है उसको भी मतलब डिस्टेंस को कम करता है, तो इसलिए उसको ज्यादा लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूएस भी अभी धीरे धीरे उस पे अपने आप को वो कर रहा है कि हम ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लें। सॉरी। क्या इसका इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग से कोई कनेक्शन है? यस सर, क्योंकि वो जब अगर वहां पर भी लोग अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे या माइंस मिनरल एक्सप्लोरेशन होगा तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो सी लेवल बढ़ेगा और हमारा जो इंसुलेशन की डिफ्लेक्शन कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर्स भी एक कॉज है कि हमारे पास जो इंसुलेशन आता है सनरेज का वो उसको थोड़ा लिमिट कर देते हैं। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स या प्रोग्राम बताइए जो पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए है। ओके सर, सॉरी। सबसे पहले तो यूपी गवर्नमेंट ने बसेस में लोगों को रिजर्वेशन दिया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं जो किसी भी तरीके से डिसेबल्ड हैं ड्यू टू हियरिंग लिसनिंग, और उनके लिए चाइल्ड सेंटर्स बनाने की बात भी बोली थी लास्ट आई एम नॉट श्योर लास्ट टू लास्ट बजट में। और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, और जो सेक्रेड या सेज वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल, उसके थ्रू ऐसी बिल्डिंग्स असेसिबल करने के लिए रैंप फैसिलिटी वगैरह दी जा रही है ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर भी उनको बेनिफिट दिया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी में सॉरी, ईस्टर्न यूपी अंडर डेवलप्ड क्यों है? सर ईस्टर्न यूपी अंडर डेवलप्ड होने के दो, हाँ जी सर, अंडर डेवलप्ड होने के दो तीन। सर एक तो सबसे पहला जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन उतने अच्छे से नहीं प्रॉस्पर हुआ जितना कि वेस्टर्न यूपी में हुआ, एक पहला कॉज। सेकंड कॉज सर वहां पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक फ्लडिंग की, जो कि वहां के एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। और तीसरा है वो जो एग्रीकल्चर है, लैंड है वहाँ पे फ्रेगमेंटेड है, और इंडस्ट्रीज वहाँ पे उतने अच्छे से नहीं पॉपुलराइज हो पाई। वहाँ का एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम है लेकिन वो भी उतने अच्छे से प्रॉस्पर नहीं हो रहा, क्योंकि उस साइड अगर हम बोल सकते हैं कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है कि लोग मार्केट अच्छा कर सके उस प्रोडक्ट को, अपने एग्रीकल्चर को। सॉरी। और तीसरा एक सम है, मेजर फैक्टर तो नहीं बोलूंगी, लिमिटेड फैक्टर है कि जो छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नक्सलाइट बॉर्डर जैसे सोनभद्र का अटैच होता है, वो प्रॉपरली उसको नहीं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं रिफ्यूजी भी क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि साइड से जो लोग म्यांमार वगैरह से आते हैं वो वहां पर आके अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा रीजन नहीं पर एक माइनर रीजन ये भी हो सकता है। सॉरी। हेलो। तो मैं अगर ईस्टर्न यूपी का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे इसको बैलेंस डेवलप किया जा सकता है? सर ईस्टर्न यूपी का डेवलपमेंट करने के लिए पहले तो उनके जो ओडीओपी प्रोडक्ट हैं, जैसे जो रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज किया जाए। जैसे अभी वाराणसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ओडीओपी में शामिल किया, जीआई टैग्स भी दिए गए उनको ताकि उनका रीजनल डेवलपमेंट हो सके। दूसरा कनेक्टिविटी थ्रू एक्सप्रेसवे, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट किया जा रहा है।
तीसरा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें भी ईस्टर्न यूपी के 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और स्मार्ट सिटी मिशन में भी जो सेंट्रल के स्मार्ट सिटी मिशन हैं उसमें भी यूपी के वाराणसी और प्रयागराज को रखा गया है डेवलपमेंट करने के लिए। और जो थर्ड रीजन, अभी जो थर्ड स्टेप गवर्नमेंट का मुझे लगता है वो स्टेट स्मार्ट रीजन जो लखनऊ में बनाया जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं वो ईस्टर्न पार्ट जो है यूपी का उसको बेनिफिट होने वाला है। Sorry. ओके। और बुंदेलखंड रीजन के लिए कैसे क्या से होगा? सब बुंदेलखंड रीजन का एक तो उनका वहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स को हम ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरली वो उतना वेल फर्निश नहीं है। तो वहाँ के जो लोकल टूरिस्ट एंशिएंट साइट्स है उसको गवर्नमेंट फोकस में कर रही है होम स्टे के थ्रू टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पे थोड़ी इकोनॉमी डेवलप्ड हो। प्लस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉरिडोर है वो भी उसको वहाँ पे बेनिफिट कर रहा है। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स वगैरह हुए हैं तो उसमें बुंदेलखंड रीजन में भी इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया लोगों को कि वहाँ पे भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश किया जाए, ताकि बुंदेलखंड एरिया भी डेवलप्ड हो सके हमारा। ठीक है। ओके, आप ये बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या काम करेंगे अगर आप एडुकेशन? सर सबसे पहले, हाँ जी सर, सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों में अगर एजुकेशन की कमी है जिसकी वजह से वो अपने राइट्स को नहीं जान पाते कि उनके पास एक्चुअली राइट्स क्या है। तो मैं पहले तो स्कूलिंग सिस्टम में वुमेन्स के लिए अच्छा करूंगी। जो हमारी वुमेन्स रोल मॉडल रही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस के थ्रू उनको बताया जाए कि सिर्फ मेल सोसाइटी या मेल मेंबर्स ने ही हमेशा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, देयर आर फीमेल्स ऑल्सो। प्लस मेल का भी सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि जितना रोल वुमेन्स अपने आप को एम्पावर करने में मतलब उनको सपोर्ट करने में करती हैं उतना ही मेल के लिए भी जरूरी है। और तीसरा सर उनकी सेफ्टी, ताकि वुमेन्स को ये ना लगे कि हम सिर्फ राइट्स होने के साथ साथ अगर हम उन्हें सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने राइट्स को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी। तो सेकंड उनका सेफ्टी, जैसे हमारी गवर्नमेंट यूज कर भी रही है मिशन शक्ति में, लेकिन उन बहुत सी फीमेल्स को उतनी अवेयरनेस नहीं है उस चीज को लेकर। तो मैं उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करूंगी थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ ऑल्सो, और उनको उनके राइट्स के बारे में कि जो उनकी रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो क्या है, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन राइट्स कि वो उस तरीके से अपने आप को ऑटोनॉमी दे सके। प्लस उनका फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए उनको जो आशा वर्कर्स हैं उनके थ्रू अवेयर कराऊंगी कि वो कैसे छोटे छोटे अपने बिजनेस जो भी उनका लोकल टैलेंट है उसके थ्रू वो कैसे अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर्ड कर सकती है। नहीं तो आप हेल्थ के बारे में आपने कुछ बताया, हेल्थ में क्या करेंगे? हेल्थ में, एजुकेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में? हाँ जी सर हेल्थ में सबसे पहले तो उनको ये बताना जरूरी है कि वो जो भी मतलब आफ्टर मैरिज उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके ऊपर फोर्सफुली कर दिए जाते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव करना है। उसके लिए अवेयर करूंगी कि इतना कि मतलब उनकी ये खुद की ऑटोनॉमी है कि वो अभी बेबी करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो वो उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स उनके हाइजीन वगैरह के लिए, ताकि वो अच्छे से मतलब हेल्दी रह सके। और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वुमेन्स को लेके, जननी सुरक्षा योजना या मातृ वंदना योजना, जिससे कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू और होता है। ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है आपको कोई डाउट पहले आप वो पूछ लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन पूछना आपको। सॉरी सर, वैसे तो कुछ डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा ये खांसी का है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट तो नहीं है इंटरव्यू में, मतलब कब कि है अगर डेट ऑफ इंटरव्यू जब आपकी? 21 फरवरी को। हाँ तो जब तक तो ठीक हो जाएगी खांसी। सर पता नहीं, लास्ट वीक से ही मतलब मेडिसिन तो ले रही हूँ, मतलब बीच बीच में हो जाता है, तो इससे नहीं सच नहीं, कोई आपको ज्यादा दिक्कत। खांसी खांसी का इलाज करो आप। अच्छा, क्योंकि मेडिसिन वगैरह तो मैंने ली है बट वो उतना असर इतनी जल्दी दिखा नहीं रही है। नॉर्मल जो घर पे भी चीजें होती हैं वो भी कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। कोई नहीं, गार्डल कर लो, अभी और टाइम है, अभी 15 7 दिन है। इसको कोशिश करो कि सही हो जाए, पहली बात तो ये। दूसरा, आपका जी बैकग्राउंड क्या है? क्या क्वालिफिकेशन? सर, सर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स है और मैं अभी करेंटली वर्किंग हूँ रेलवेज में, रेलवे बोर्ड में एज एन एमटीएस। रेलवे में क्या, रेलवे में आप काम कर रहे हैं? रेलवे में किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप? रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली एज एन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी के ओके, थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं। ठीक ठीक सॉरी। ठीक है। मैं ये कह रहा था, ठीक है, आप से देखिए मैंने तो पूछा भी नहीं खास ऐसा।
मैं हेलो सर, वॉइस का इशू हो रहा है आई थिंक। रेलवे बोर्ड दिल्ली में है ना आप अभी? हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, हाँ हाँ जी तो सर। ठीक है आपका, देखिए अभी मैंने इस पे आया नहीं, बट आप रेलवेज पे भी क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए कि जी रेलवेज पे सर। क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर आप अभी पूछते हैं करंटली कहीं एम्प्लॉयड हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपका रेलवे से बनेंगे। ठीक है। और अच्छा रेलवे ठीक की है सर। हायरार्की पढ़ लीजिएगा, रेलवे बोर्ड का हाँ जी। देख लीजिएगा, रेलवे बोर्ड कैसे फंक्शन जी, करता है, हेड कौन है, इन सब जी चीज़ों का सर। आप ध्यान रखिए। और ठीक है सर। ईवी का और आप ड्रॉबैक, हाँ जी बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आपको ही पूछ रही थी। मैं अगर ईवी में, जैसे आप ना ईवी क्या है, ईवी के ड्रॉबैक्स को पढ़िए। ईवी से क्या है, जी। इलेक्ट्रिसिटी बेस पे चलता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया में 50% जो है कोल बेस्ड है। कोल बेस्ड है, हाँ जी सर। तो ईवी अगर देखा जाए सॉरी। वाकई में सिर्फ पोल्यूशन को यहाँ से वहाँ कर रहा है बस। जो पोल्यूशन अगर अच्छा थर्मल प्लांट कर देता है वो पोल्यूशन वो हम यहाँ पे साफ करके यूज़ करते हैं। दूसरी बात, अच्छा। सप्लाई चेन का इशू है। तीसरी बात, ई वेस्ट का इशू है। डिस्पोजेबल का जी बैटरी जब खराब हो जाएंगी तो उन्हें कहाँ डिस्पोज ऑफ करोगे, वहाँ पे एनवायरमेंटल जी। इशू आएगा इनका। ठीक है। और ठीक है इथेनॉल बेस जैसे आपने बोला तो वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से सर। हाँ हाँ, वो मैं पढ़िए। कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है सर, मैं कंफ्यूज उसको हो गया देख तो कोई लूंगी। बात नहीं। उसका ठीक मतलब है। वो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी ना, आप जो बोलें सोच समझ के बोलें। जी सर। चलिए। ठीक है सर। और बाकी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मतलब बोलने या उस चीज में? नहीं, मैंने बता दिया आपको, आप जो बोलें वो ध्यान से बोलें, और जो चीज़ पूछी जी जा रही है आप उसका जवाब दें। ठीक है। जी। उसी का ठीक है जवाब सर। दें। अगर आता है तो बता दीजिए, नहीं आता है तो बोलिए जी। कि ठीक है मैं अभी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैं अभी नहीं ठीक है कर सर। पाऊंगा, गलत नहीं बोलूँ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।